नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्यागी है और मैं एफपीआरटी के बोर्ड की तरफ से आप सभी का इस मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग में स्वागत करता हूं। और ये आप दर्शाता है कि आप अपने लिए कितने कमिटेड हैं, आप अपने काम के लिए कितने कमिटेड हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए कितने कमिटेड हैं। क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर लोग अभी तक सो ही रहे होंगे या चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, उठे होंगे तो बस ब्रश व्रश करके चाय पी रहे होंगे और आप रेडी होके यहाँ पर हो। यदि ये रूटीन हमारा डेली लाइफ में आ जाए, हम रोजाना 8 बजे यदि फील्ड में निकल जाएं, तो आप देखिए कि हमारी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। अभी कल मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने बहुत अच्छी कोट भेजी थी कि जो पॉजिटिव एक्शन होते हैं हमारी जिंदगी में, वो शुरू में नेग्लिजिबल, कोई बदलाव हमारी जिंदगी में नेग्लिजिबल होता है, मान लीजिए जैसे कि, और धीरे धीरे उनका बदलाव, उनकी वजह से जो जिंदगी में बदलाव आता है बहुत स्लो होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो एस्ट्रोनॉमिकली, चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। मैं आपको एक बात जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं जानता? यहां है कोई? इंडिया में ऐसा जो 10-12 साल से बड़ा बच्चा है, ऐसा कौन सा होगा जिसने ना सुना हो या कहीं ना पढ़ा हो? होगा कोई? संभव है? इवन मैं कहता हूं कि 700 करोड़ की जनता दुनिया में है, तो उसमें से 500 करोड़ लोग उसके बारे में जरूर पढ़ चुके हैं। पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी में उनकी किताब लगी है, चैप्टर लगे हैं, जो मतलब एडल्ट है, जो कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो इतना बड़ा नाम है। अब इस व्यक्ति के बारे में आप देखिए कि आपको सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कब पता लगा? कोई बताएगा? हम जन्म से एपीजे अब्दुल कलाम को, मैं 50 साल का हूं तो मैं जन्म से एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जानता था, ठीक है ना। ऐसा कोई हो कि पैदा होते या आप नर्सरी केजी की क्लास में पता लग गया हो, 5वीं तक पता लग गया हो? ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ज्यादातर लोगों को पता साइंटिस्ट हुए थे, जब साइंटिस्ट थे जब परीक्षण हुआ तब एक ये सही घटना आपने पहचानी है। 1998 में डॉक्टर मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का वो लिया था, टेस्ट किया था। तब पता लगा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द इंचार्ज फॉर दैट प्रोग्राम, ही वाज द चीफ ऑफ डीआरडीओ। उससे पहले कहीं अखबार में, कहीं मैगजीन में, और ये 1998 की बात है, आज से कितने साल हो गए? 23 और 2 25 साल हो गए ऑलमोस्ट। 25 साल पहले तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम शायद इंडिया में कोई नहीं जानता था। तो ये एक दिन में, एक ओवरनाइट एक ऐसी घटना हुई कि एस्ट्रोनॉमिकली वर्ल्ड, मैंने चमत्कारिक रूप से आपको जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं उसका मैं इसको यहां रिलेट करता हूं। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ओवरनाइट चेंज आ गया था उनकी आदतों में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनकी अच्छी आदतों में, और उसके क्योंकि वो व्यवहार से बहुत अच्छे थे, तो क्या एक एक दिन में ही चेंज आ गया? नहीं। जो पॉजिटिव हैबिट्स ऑफ एक्शन या अपने व्यवहार में उनकी थी, वो उनकी जन्म से थी, जब से वो स्टूडेंट थे तब से थी। लेकिन मैंने कहा था, इनके वजह से जो हमारी जिंदगी में बदलाव आते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं, मतलब छोड़ने लायक होते हैं, ठीक है ना। तो उन नगण्य बदलाव के, और उसमें जल्दी, उस स्थिति में हम जल्दी ही उस एक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, जल्दी ही उस एक्शन को छोड़ देते हैं, तो इसलिए रिजल्ट भी नहीं आते, फिर बहुत स्लोली आते हैं, पता भी नहीं लगता, ठीक है। और फिर अचानक एक ऐसा, एक आपकी आदतें इतनी वो इंपैक्ट डालती रहती हैं सोसाइटी में, डालती रहती हैं, फिर कोई एक काम ऐसा होता है कि आप दुनिया में महान व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी पॉजिटिव कोट के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करता हूं। सेशन तो शुरू में ही शुरू हो गया था, 8 बजे हमारा सेशन शुरू हो गया था। सरस्वती वंदना के लिए मैं इस कोट के लिए थोड़ा लेट हो गया, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 1 मिनट के लिए आप जिस भी एस्ट में बिलीव करते हैं, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह, सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रानुदा,
या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्मासुद शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, श्यामान् पार्थु सरस्वती भगवती निशेष जान्नावः। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज टेक योर सीट। तो जो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा था, ऐसे ही चीज को हम अपनी लाइफ में देखिए आप। जैसे कि एक मॉर्निंग वॉक की है, मान लीजिए किसी का वजन थोड़ा ज्यादा है, उसे वजन घटाना है और वो मॉर्निंग वॉक शुरू करता है। वो पहले दिन ही यदि तराजू पर आके 1 घंटा वॉक करेगा, तराजू पे आके खड़ा होने लगेगा तो कुछ घटेगा क्या? ये चूंकि मैं भी एक्सरसाइज का शौकीन हूं, तो 45 दिन से पहले तो आपकी बॉडी में एक मतलब रत्ती भर भी चेंज नहीं आता है 45 दिन से पहले। और बहुत सारे दोस्त 45 दिन तक सब्र नहीं कर पाते, इसलिए मॉर्निंग वॉक छोड़ देते हैं, मतलब एक्सरसाइज छोड़ देते हैं कि कुछ होता तो है नहीं। या बहुत से सलाह देने वाले मिलते हैं, जैसा हमारा माइंड सेट होता है वैसे ही हमें सलाहकार मिल जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, जिस दिन एक्सरसाइज छोड़ देगा थोड़ा बहुत घटेगा, फिर गेन कर जाएगा। होता नहीं जिम क्यों, क्या करेगा जिम जाके? जिस दिन जिंदगी भर तो जिम करना नहीं, जिस दिन छोड़ देगा फिर ऐसा का वैसे ही हो जाएगा। तो बिना मतलब की परेशान क्यों होना? ऐसे ही हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस में होता है। आप ये देखिए कि प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा बोरिंग तरीका है, क्योंकि एजेंट के पास किस चीज की कमी होती है? प्रोस्पेक्ट्स की कमी होती है। और प्रोस्पेक्टिंग का तरीका किसी का कुछ भी हो सकता है, कोल्ड कॉल भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, लिस्ट बना के या रोज रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं लगातार यदि रेफरेंस लेना शुरू करूं तो 15 दिन तक रेफरेंस लूंगा, कोई या तो कोई देगा नहीं, लेकिन और देगा तो उसमें बहुत कोल्ड रेफरेंस होता है। तो आप, मैं यदि दिनेश जी से बात करूं, दिनेश जी अपने 4 दोस्तों के नाम बता दो, और दिनेश जी की, और मैं ये भी बोलूं दिनेश जी उनसे मेरी नाम की सिफारिश भी कर दो, तो दिनेश जी बोलेंगे तो सामने वाला ये बोलेगा, अरे यार मेरे पास तो वैसे 3 एजेंट हैं, उन्हीं को दे दे के परेशान होगा। तो यदि आपको भी फोन करेंगे, नहीं ठीक है जी हमारा होगा, हमारा सब कुछ है, दिनेश जी ने आपका रेफरेंस दिया है, यदि हमें कुछ जरूरत होगी तो बता दें। तो ये एक्टिविटी हमारी जो क्या है, ये बहुत नेग्लेजिबल परिवर्तन होते हैं हमारी जिंदगी में। इसने क्या काम किया? सिर्फ आपको काम पे लगा, रिजल्ट नहीं आया। और जब नेग्लेजिबल परिवर्तन होते हैं हमारी जिंदगी में, कोई बदलाव नहीं दिखता है, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। हमें वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। बातें बहुत बड़ी करेंगी। आज का टॉपिक हमारा, आप राजेश भाई से तो आप सब परिचित हैं ही, तो बातें बहुत करनी है हमें, और सब शेयरिंग के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति पहली बार इस सेशन में आए हैं वो 1 मिनट खड़े हो जाएं। और आप पहली बार? मतलब 2 साल से तो मैं 1-1 मिनट आपसे बात करूंगा। आप अपना परिचय दीजिए सर, और अपने बारे में बताइए कि आपने एफपीआईटी के बारे में कैसे सुना, कैसे आए, किस पर्पज से आए, वो सब चीजें बताइए। मेरा नाम आदित्य है, मैं अभी सर स्टूडेंट हूँ डीयू में, अब फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो सर क्या है कि पढ़ते 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 सर एक ऐसी एज आ जाती है कि अब हमको लगता है कि अब थोड़ा सी जिम्मेदारी को संभालने का समय आ, और पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी अगर आ जाए तो सर थोड़ा सा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं जीवन में, जब अभी कुछ कमा नहीं रहे। तो मेरे पिताजी पिछले 20 साल से एलआईसी में हैं, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये एलआईसी एक ऐसी चीज है जिसमें आप काम भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। और चूंकि काम करते करते आप एक सामाजिक दायरे में, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप एक ऐसे सामाजिक दायरे में बन जाते हैं जहाँ से आपको लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जिस स्टेज पे मैं नहीं पहुंच सकता वहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। तो फिर मैंने सर कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ। फिर बाकी सर डीयू की गाइडेंस थी, तो फिर सर एग्जाम वगैरह क्लियर हुआ और आज मैं यहाँ पर। वेल डन, आपका स्वागत है। आपका करियर की शुरुआत आप कर रहे हो, और आप शुरुआत में इस जगह आगे, मतलब देखिए, तो वो बहुत बड़ा आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। क्योंकि हमने जिस वक्त एजेंसी ली थी उस वक्त इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल होता था, इसलिए हमें शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जो आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि आप पहले दिन से ट्रेनिंग मॉड्यूल में हो। थैंक यू वेरी मच आदित्य, थैंक यू। आप सर बताइए। हाँ जी, ये मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं 14 सितंबर 20 से एलआईसी में आया हूँ। और मैंने एनवी की कंडीशंस देख के ना, अगर आप पता करोगे भारत में और या डीयू 2 में,
मैं ही आनंदा को ट्रेनिंग देता हूँ। जी जी, और वेल डन वेल डन, स्वागत है आपका। फर्स्ट ईयर में मैंने उसी से एमडीआरटी की थी आनंदा से, हाँ। और सेकंड ईयर में कुछ अमाउंट से कुछ फैमिली प्रॉब्लम रह गई थी। थर्ड ईयर में मैं एफपीआरटी आपकी काफी टाइम से देखता हूँ, हाँ। काफी बार मैंने कोशिश की लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता शेड्यूल में, तो अब मैंने सेपरेट टाइम निकाल दिया फ्राइडे का। नवीन दुबे जी ने मुझे रेफरेंस दिया था यहाँ का, हाँ। उन्होंने कहा एक बार लो। तो मेरा क्या है ना, मेरे टिकट स्लॉट ज्यादा बड़े नहीं रहते थे, हाँ। बट धीरे धीरे जब मैंने पिछले 6 महीने से आप लोगों को फॉलोअप किया, अमित पालीवाल जी, राजेश जी का या अतुल जैन सर का, मैंने सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया, तो लास्ट 6 मंथ में मेरा अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 लाख का प्रीमियम उसी के उस पे आया, जो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने कहा एक बार आप ज्वाइन करो उसको, तो इसलिए सर मैंने आपका फिजिकली उसको देखा। वेल डन वेल डन। क्या नाम बताया आपने? अमर बिस्ट। अमर जी बैठिए, स्वागत है आपका। और यदि एफपीआरटी को आपने देखा है तो यूट्यूब पर ही देखा होगा या जैसे, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे भी सभी से, कि देखो हमारा पर्पज जो है ना, एफपीआरटी बोर्ड का पर्पज है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। यहाँ कोई भी कमाने के लिए नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर ये ऐसा नहीं है कि जो पैसा कमाने के लिए आए। यहाँ कुछ भी कोई भी अपने घर, हम 12 लोग हैं, 12 लोग अपनी जेब से 10-10, 20-20 हजार रुपए तो साल में खर्च कर देते होंगे कम से कम, लेकिन कभी किसी एक प्रॉफिट का नहीं कमाते। हम सिर्फ एजेंट कम्युनिटी के भले के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें लेकिन वो हमारा पर्पज डिफीट हो जाता है जब आप उसे अपने तक ही रखते हैं। जैसे आपका भला हुआ ना, 6 लाख रुपए का प्रीमियम आया, ठीक है ना, तो आप ऐसे 4 भाइयों को और रिकमेंड करो, आप उन्हें यूट्यूब पर ही दिखाओ, आप उन्हें यहाँ सेशन, फिजिकल सेशन में ले जाओ। तो क्या, यदि मैं किसी की इनकम बढ़ाने में किसी की हेल्प करता हूं, तो ऊपर वाला मेरी इनकम 10 गुना बढ़ाता है, ये निश्चित है, मेरा ये मानना है। इसीलिए लोग बड़े जो सेठ लोग होते हैं या धनी लोग होते हैं, वो चैरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आप देखो जितना भी कोई धन्ना सेठ होगा वो चैरिटी जरूर करता है। चैरिटी ही एकमात्र साधन है आपको रईस बनाने का, आपको रिच करने का। और हम पैसे की चैरिटी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी की इनकम बढ़ा दें तो वो भी एक चैरिटी है। तो मेरा मानना है। सर आप प्लीज बताएंगे। मेरा नाम आशीष सिंगल है, ब्रांच 12 के से हूं। तो मेरे सर है कमलदेव शर्मा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कोई ट्रेनिंग चल रही है एफपीआरटी, तो आप वहां जाओ तो आप ग्रो करोगे। एक्चुअली लास्ट 2020 में मेरी एमडीआरटी हुई थी, और एजेंसी मेरी 20 साल पुरानी है, लेकिन मैंने काम करना लास्ट 4 ईयर से शुरू किया, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था। तो उसके बाद मेरी एमडीआरटी नहीं वेरीफाई कर पाया, उन्होंने कहीं ना कोई पर्सनल कोई नॉलेज की कमी थी, कुछ भी तो आप वहां से आपको जॉब करा देंगे। वेल डन। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 12 की तो लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच है ना, हाँ, तो आप यहाँ पर आए हैं, सही जगह आए हैं। आपको यहाँ कोई भी जो भी मिलेगा ना, आपको सपोर्ट करने वाला ही मिलेगा। आपको यही, बाकी सब पुराने लोगों को तो पता ही है, यहाँ कोई भी ये नहीं कहेगा कि तेरे बस का नहीं है। जैसे ब्रांच में तो बोलते हैं छोड़ ना, तेरे चेयरमैन क्लब हो गया, क्या करेगा, तो सीधी सी बात है, या तेरे 12 पॉलिसियों की करनी तो 12 ही है ना, और क्या करेगा करके। यहाँ आपको हर कोई बोलेगा कि आप ही कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप इसी के लिए बने हो। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप तीनों के लिए, जो भी लोग नए हैं, बाकी तो पुराने तो हैं ही हमारे सब दोस्त। आप आए हैं, उम्मीद करेंगे कि आप, हम एफपीआरटी का पूरा परिवार, नॉट बोर्ड मेंबर, जहां जितने भी मेंबर हैं सभी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे, और आपकी आमदनी में, आपके परिवार में, सुख में, समृद्धि में हम कुछ सहयोग कर पाए, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए सहयोग होगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि पिछले हफ्ते किसी व्यक्ति ने यदि कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो वो आए और यहाँ शेयरिंग करें। आइए सर, आइए प्लीज, आपको अपना परिचय देना है, ठीक है। और एक सेकंड, सभी साथियों को नमस्कार। मैं ब्रांच 11W से बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लगातार आता रहता हूँ, मगर पिछली बार जो अमित पालीवाल का जब मैंने सेशन अटेंड किया, उससे मुझे बहुत इंस्पायर होया, और मैंने अपनी दुकान पे जाकर लिस्ट बनाई उसमें मोबाइल में से, और 100 से ऊपर बंदों की लिस्ट बनाई, और मैंने लास्ट हफ्ते 6 से ज्यादा पॉलिसी मैंने करी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, 6 हफ्ते पॉलिसी कैसे करी आपने, बताइए ना। मैंने उनसे बंदों से बात करी, जितने भी क्लाइंट थे उनसे, और मैंने मीटिंग करी, और अभी भी मेरे पास 10 क्लाइंट ऐसे जो 2 से 3 दिन में वो सारी मीटिंग मेरी हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी धन्यवाद, आप प्लीज बैठिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो 100 लोग इनके सर्कल में थे, ठीक है ना, इससे ऐसा तो नहीं था कि वो अचानक पैदा हो गए। वो इन्होंने लिस्ट बनाई और सिर्फ इन्होंने बात करी, 6 पॉलिसी आ गई। 6 पॉलिसी में कितना प्रीमियम हो गया भैया? सर कम से कम
मंथली 4 से 5 हजार रुपए का। मंथली 4 से 5 हजार रुपए का मतलब 50 हजार रुपए के आसपास, 60 हजार रुपए के आसपास प्रीमियम हो गया। 35% लगा लो, 20 हजार रुपए कमा लिया ना, क्या गया इनकी जेब से। एक दिन सुबह उठ के यहाँ आए, सेशन अटेंड करा, एक बात इन्हें अच्छी लगी, वो इन्होंने मान ली। यहां 100 बातें होंगी, आपको एक पकड़नी है और एक ही आपकी नैया पार करा देगी। तो इस तरह से हमें इन चीजों को लगना है। वो आदमी पहले भी थे, इनके परिचित थे, कोई ऐसा तो नहीं था कि अनजान था, इनके परिचित थे। और इनकी 6 पॉलिसियां आ गई और 10-12 पॉलिसियां पाइपलाइन में आ गई। तो 20 पॉलिसी, एवरेज टिकट साइज 10,000 भी हो गए तो 1,20,000 रुपए आ जाएंगे ना। 1,20,000 रुपए, 40,000 जेब में आ जाएंगे। आदमी नौकरी के लिए 40,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे मेहनत करता है। एक महीने की सैलरी एक हफ्ते में आगे, मान लो चलो ने एक हफ्ते एक्टिविटी करी, 1 महीने, और अपने घर मालिक बने बैठे। तो ये मैजिकल बिजनेस है यदि ढंग से करा जाए तो। और कोई भाई शेयरिंग के लिए आएगा तो मैं आमंत्रित करता हूं। आइए सर, आपको अपना पहले परिचय देना सर, और फिर उसके बाद अपना अचीवमेंट बताना। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं 31B ब्रांच से हूं और जब ऑनलाइन हो रही थी एपीआरटी की, तभी जो है राजेश राठौर जी ने भी ज्वाइन कराया था। और अभी 2-3 मतलब हफ्ते से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ जो है कि एक तो माहौल जो है यहाँ पे, माहौल इस तरह का बनता है ना कि आपको अपने आप एक इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे शेयरिंग करते हैं ना, एक तो चलिए यहाँ पे जो वक्ता आएंगे जो है, एक तो उनका सुनने से होता है, और जो हम लोग शेयर करते हैं, जो सुनते हैं जो है कि कैसे काम करता है, उससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है। तो मेरा जो है इस मतलब LIC के पिच पे बैटिंग जो कर रहा हूँ 2004 से कर रहा हूँ मैं। और मेरा जो स्कोर था वो आपका 20-30 के आसपास यही होता था जो है ना, एवरेज रुकले 15-20 के आसपास जो है। लेकिन अब जो है मैं हाफ सेंचुरी और सेंचुरी भी अब लगाने लगा हूँ जो है। तो होता है कि सोच जो है ना आपकी, यहाँ पे सोच आपकी बदल जाएगी जो है ना। टिकट साइज जो है रियली जो है आपका चेंज आएगा, चाहे आपका लाइफ हो चाहे नॉन लाइफ हो, है ना। सभी क्षेत्र में आपको जो है ये आपको अच्छा यहाँ पे मिलेगा। धन्यवाद एपीआरटी। थैंक यू वेरी मच। आपने शेयरिंग की, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया। मैं भी बताता हूँ, देखिए एक यहाँ पर जो है ना, आपको ये बताइए, यहाँ आपको पिंच हिटर भी मिलेंगे, सहवाग जैसी बैटिंग करने वाले मिलेंगे। यहाँ पर द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ भी मिलेगा, हटेगा ही नहीं, वो टुक 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 करता रहेगा लेकिन मैच जिता के छोड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ऑलराउंडर भी मिलेंगे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग में महेंद्र सिंह धोनी भी मिलेगा जो विकेट कीपिंग भी कर लेता है। तो यहाँ पर आपको हर तरह का प्लेयर मिलेगा। आपको किसके साथ ट्रेनिंग लेनी है, कैसे लेनी है, वो आप देखिए, लेकिन आपको सिस्टम में रहना है। आप सिस्टम एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं कि मेरे को गंगा नदी पार करनी है, पुल है नहीं कोई, तो पार करने का कोई सिस्टम तो होगा। लोग बाग पार कर रहे हैं तो क्या होगा, आप बताइए। हाँ, मान लीजिए वहां पर नाव है, ठीक है ना, हाँ पुल है नहीं, हाँ नाव है, तो अब और पानी इतना गहरा है कि 20 फीट गहरा है और मेरे को तैरना भी नहीं आता है, तो मेरे लिए पार करने का एक सिस्टम जो है वो अडोप्टेड सिस्टम है, वो टाइम टेस्टेड सिस्टम है। उसके लिए सीधे सी बात है, नाव में बैठना है, पार उतारना है, उसको किराया देना है, यही होगा ना जो सिस्टम है। आप ये ऐसे ही हमारा ये जो है, हमारी जो गंगा नदी है, ये स्वागत है आज के स्पीकर का। भैया इधर आइए आप प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। तो ऐसे ही ये नाव हमारी करियर की है, गंगा हमारे करियर की है, और इसे हमें MDRT COT TOT तक जाना है। तो इसको हम कैसे जा सकते हैं, तैरना मेरे को आता नहीं है, तो उसके लिए नाव है कि मैं एक काम करूं, जो MDRT COT TOT कर चुके हैं, मैं जिस नाव में वो बैठे हैं मैं उस नाव की सवारी कर लूं ना। उसमें कैपेसिटी है 20 आदमी बैठ जाओ, 30 आदमी बैठ जाओ, और यहाँ 4 आदमी बैठे हैं बस उसमें। हाँ, जगह मिलती रहेगी उसमें, नाव में कैपेसिटी की कमी नहीं है, बस हमें उस नाव में बैठना है। कैसे वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे वो मीटिंग करते हैं, कैसे वो प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे किस टूल को वो यूज करते हैं, किस ट्रेनिंग में जाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या डिलीवर करते हैं, वो सब चीजें हमें उसी नाव में बैठना है। तो हमारी जो गंगा है वो नैया अपने आप पार कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। अभी किसी की शेयरिंग है तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा।
है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अभी हमारे पास 8:20 हो चुके हैं, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी तो नहीं चलना पड़ेगा आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये अभी आपके पास लगभग सवा घंटा। बोर्ड नहीं थी लगाया मैंने आज। बोर्ड बोलो। आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, लगा देंगे। लग जाएगा तो अच्छा। आज के स्पीकर, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे राजेश भाई हमारे स्पीकर हैं। राजेश भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना तो कविता के क्षेत्र में, ना बीमा के क्षेत्र में, ना सामाजिक कार्यों में, ठीक है ना। आप इन्होंने पता नहीं क्या क्या, मेरे ख्याल से 20-30 संस्थाओं से तो जुड़े होंगे, 5-7 के तो प्रधान होंगे आप। एफपीआरटी के जन्मदाता ही हैं, इन्हीं के दिमाग की उपज है जो एफपीआरटी ने जन्म लिया और हमारे जैसे 10-12 लोग पकड़ लिए, ठीक है ना और पागलों की एक फौज इकट्ठी कर दी जो लगी हुई है इस काम में। जो लोग बाग हमें पागल ही बताते, तुम कमाते कुछ नहीं हो यार, क्यों टाइम देते हो, क्यों सुबह 8 बजे जाते हो, क्यों लगे रहते हो क्वार्टरली सेमिनार करने में, ठीक है ना। लेकिन जो भी कुछ है, इस पागलपन में हमें मजा आता है, ठीक है। और हमें अच्छा लगता है जब कोई भाई यहाँ शेयर करता है ना कि मेरी 6 पॉलिसी बिक गई सिर्फ एक सेशन की वजह से। वो बोलते हैं कि जी मैं जो है 15-20 के स्कोर पर रहता था सालाना, आज मैं हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार लेता हूँ। तो ये खुशी हमें मिलती है, हमारे लिए यही प्राइज है, यही हमारी अर्निंग है। मैं और राजेश भाई का आज का सब्जेक्ट है मेरे मार्च और प्लान ना, हाँ प्लान योर मार्च, प्लान योर मार्च। अब हम मार्च की प्लानिंग कैसे करनी है, राजेश भाई का आज का सब्जेक्ट है। राजेश भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश भाई को ऐसे सूरज उन्हें दिया दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राजेश भाई को आमंत्रित करने से पहले एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर उनका स्वागत करें। राजेश भाई स्टेज आपका है। थैंक यू, थैंक यू। और अब आपके पास पूरा 1 घंटा 10 मिनट है। टाइम भी बता दिया इन्होंने मेरे को। थैंक यू। कैसे हाल चाल है आप लोगों के? मैं 3-4 दिन से दिल्ली से बाहर ट्रेवल कर रहा था और मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी, तो मैं खूब जम के सोया। कल शाम को 7 बजे मैं सो गया था और आज 7 बजे तक मैं सो रहा था। 7 बजे उठ के फिर भागा, फिर मैंने बात की, मैंने कहा सर थोड़ी सी शेयरिंग बढ़ा देना आप, जिससे कि मैं टाइम पे आ जाऊं। इसी का नाम है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो मैं वहां से दौड़ता हुए आ रहा हूं। कल मैं मेरठ में था। मेरठ में एक सुभारती यूनिवर्सिटी है, आप लोग शायद जानते हो। उसमें मेरा एक लेक्चर था कोरवी महोत्सव के बारे में, कविता भी थी। तो मैं वहाँ से रात को फिर लेट पहुँचा। उससे पहले मैं जयपुर में था। जयपुर में एक शादी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आए हुए थे। इतने बड़े कॉरपोरेट्स थे कि एक गरहाना भी मिल जाए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ एक होटल है फेयरमाउंट, जिस कमरे में मैं रुका था वो 35,000 पर डे का रूम था, 35,000 पर डे का कमरा था। तो मैं उस शादी में रहा, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कुछ लोगों से दोस्ती हुई। हम तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, कैसे लोगों को शीशे में उतारना है। शीशे में उतारना है, बोतल में नहीं उतारना। अभी बोतल में उतार दो। अरविंद तुम बदमाशी कर रहे हो यार, बोतल के चक्कर में रहते हो। वैसे आदमी का सारा खेल बोतल पे ही है। जब आदमी बच्चा छोटा होता है तो माताएं अपना सौंदर्य सुरक्षित करने के लिए बच्चे को अपना दूध कम पिलाती है, आजकल दूध की बोतल लगाती है, समझ रहे हैं। फिर बच्चा स्कूल जाता है तो फिर कौन सी बोतल लेता है? पानी की बोतल बस्ते के साथ लगा देते हैं उसके। फिर वो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में बियर की बोतल पे आ जाता है, बियर पीनी शुरू करता है बच्चा पहले। बड़े अनुभवी हो, क्या बात है। तो फिर वो बियर की बोतल पे आता है, फिर वो बिजनेस में जाता है तो फिर दारू की बोतल शुरू करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है वो। पर दारू की बोतल वो इतनी पीता है, इतनी पीता है, इतनी पीता है कि बाद में अंत में गंगा जल की बोतल ही काम आती है। ग्लूकोज की भी आती है क्या? अच्छा, बीच में ग्लूकोज की बोतल आती है।
देखो गड़बड़ हो गई मामला, सीरीज टूट गई। और ग्लूकोज की बोतल, और उसके बाद वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे मार्च की में कौन सी बोतल प्रयोग करें। बोतल की बात चल रही तो बोतल पे आते हैं। आज का सब्जेक्ट है प्लान योर मार्च। एक बात ये बताओ दोस्तों, हम सब इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे बिजनेस में कितना % बिजनेस मार्च में होता है एंड कितना % बिजनेस बाकी साल में होता है? कौन कौन बताएगा? 50-60 मार्च में और बाकी सब 11 में। तो इसका मतलब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो क्या है? मार्च। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस सीजनल होता है, जैसे जब शादी ब्याह का मौसम होता है तो फिर ये जो शादी से जुड़े हुए लोग होते हैं, ज्वेलरी वाला, बैंड वाला, टेंट वाला, होटल वाला, फूल वाला, इनके बिजनेस को एकदम बूम पे होता है ये बिजनेस। इसी फूल वाले को, इसी टेंट वाले को सीजन के अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो रेट आधे हो जाएंगे। यस और नो? और सीजन में कितने रेट हो जाएंगे? प्रीमियम हो जाए लगेगा, क्योंकि खेल है डिमांड और सप्लाई का। ऐसे ही इंश्योरेंस वालों का जो सीजन होता है वो कौन सा होता है? मार्च में, क्योंकि ये आलसी देश है। इसको पहले समझो ऐसा क्यों होता है। ये आलसी लोगों का देश है। भारत में इनकम टैक्स रिटर्न कब भरते हैं लोग? फरवरी में क्यों नहीं भरते? टाइम भर लेंगे। और फिर कुछ तो ऐसे महान आत्माएं हैं, 5,000 रुपए प्लेंटी के साथ में भारत सरकार के पास जाते हैं। उसका कारण है हिंदुस्तानी की, आप कोट उतार लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शर्ट उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसकी पैंट उतारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसी चड्डी पे हाथ पड़ता है तब वो जागता, इज्जत गई। यस और नो? हमारी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में जीते हैं उस एटमॉस्फेयर में राजीव दीक्षित ने लिखा, हिंदुस्तानी को तो सुबह ब्रेकफास्ट करके सो जाना चाहिए, फिर लंच करके फिर सो जाना चाहिए, फिर रात को डिनर करके फिर सो जाना चाहिए। हम इतना काम भी कर रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। समझ रहे हैं आप लोग? तो मार्च के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे काम करें, क्योंकि भारत ही आलसी है। इस आलसी को जाके कौन जगाएगा? 2 लोग जगाएंगे, एक तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, दूसरा कौन जगाएगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब जब मैं बोलता हूं तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल, जरूरी नहीं है इंश्योरेंस में ही वो बात करे, उसके साथ एक शब्द पे वो काम करेगा जिसका नाम है क्या? टैक्स प्लानिंग। यस और नो? टैक्स से वो डरता है। भारत के लोग आज भी टैक्स भरने से डरते हैं, टैक्स बचाया जाए। और बाबा तुलसी ने कहा है, भय भिन्न होय न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो लोगों को डराएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे। मैं एमडीआरटी में स्पीकर था, लीला होटल गुड़गांव में, आज से 8 साल 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूं। तो हमसे एमडीआरटी ने पूछा, राजेश चेतन किस विषय पर बोलोगे? तो हमने कहा पहली बात तो हमें हिंदी में बोलेंगे, और दूसरी बात हमारा सब्जेक्ट रहेगा राम नाम सत्य है। एमडीआरटी का सब्जेक्ट है ये, देख लेना जाके। तो बोले ये क्या सब्जेक्ट हुआ? मैं कहा हमारा काम ही यही है कि नहीं, बताइए मुझे। इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस एक सिंगल लाइन पे टिका है जिसका नाम है राम नाम सत्य है। शमशान घाट में जब ले जाते हैं, राम नाम सत्य करते हैं, तो लोग क्या पूछते हैं? कितने का बीमा था लाला जी का, पंडित जी का? पूछते हैं कि नहीं पूछते? ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके लिए कुछ छोड़ के गया है कि नहीं गया? ये तो चला गया। तो हमारा काम वहां शुरू होता है।
तो दोस्तों ये मार्च में एक तो भय किसका होता है, टैक्स प्लानिंग का भय लोगों के बीच में होता है, इसलिए लोग अपने को बुलाकर, हमारा सीजन क्यों होता है, लोग हमको बुला के इंश्योरेंस समझते हैं। समझिए बात को कि क्या कर सकता हूं मैं, बताइए मुझे। 80C इसमें कौन सी सेक्शन काम करेगी, 80C में पता ना कितना तक की छूट है। पुराना सिस्टम, बात समझिए, दो तरह के, अभी कौन सा आगे क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम में कोई 80C नहीं है, बट ओल्ड रिजीम में 80C है। और ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप ये पहले तो ये मान लीजिए ये बस 2-3 साल का है, फिर मार्च और जनवरी एक जैसा हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जब तक लोग ओल्ड रिजीम में हैं तब तक ही आप ये भय टैक्स प्लानिंग का दिखा सकते हैं, और नई जनरेशन वो टैक्स प्लानिंग से बाहर ऑलरेडी हो चुकी है। आई रिपीट, जो लड़का यूथ है, अभी नई नई जॉब में गया है, 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का है, आपकी औलाद वो न्यू रिजीम में होगी जी, ओल्ड में नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग ऑलरेडी 50% लोगों को लूज कर चुके हैं मार्च में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई है। अभी कौन से लोग आपके पास 45+, वही लोग बचे हैं जो न्यू रिजीम में अभी नहीं है, ओल्ड रिजीम में 80C में चल रहे हैं। तो आपके पास ये 80C का और मार्च का जो सीजन है, इसको बोलते हैं सीजन। किसी ज्वेलर का अगर शादी का सीजन बंद हो जाए तो उसकी दुकान चल पाएगी क्या? चलिए शादी पर रहिए। समझ रहे हैं आप? कोई बैंकेट वाले को कहा है कि अब शादी का कोई सीजन नहीं है, तो बैंकेट वाला कहेगा भाई तो बैंकेट ही बंद कर देते हैं, फिर तो बराबर रेट हो गया, किसी समय भी आओ। वो प्रीमियम रेट तो उसको कब मिलता है? सीजन में। बैंड वाले को कब मिलेगा? सीजन में। तो आप ये देख लीजिए कि 80C जो है ये धीरे 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 धीरे, निर्मला सीतारमण जी ने जो कह दिया है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और अगले 3 साल, मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अगले 3 साल के बाद 80C इस भारत में नहीं बचेगा। क्योंकि पिछली बार अमित पालीवाल जी ने कहा था भारत सरकार ये जो ई सिस्टम है इसको हटाएगी। ई मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। जब आप 80C में रिबेट देते हैं तो एग्जेम्प्ट है, फिर आपका पैसा वापसी आता है जिसको मनी बैक बोलते हैं आप लोग, सर्वाइवल बेनिफिट, वो भी एग्जेम्प्ट है, और फिर आपकी मेच्योरिटी आती है वो भी टैक्स फ्री। तो इसका मतलब 10 और 80C और 1010D जो हमारे लिए प्राण तत्व हैं, वो दोनों जा रहे हैं। क्योंकि 5 लाख से ऊपर तो कर ही दिया इस बजट में, अगले बजट में हो सकता है ये लिमिट घटा के 5 लाख से और कम कर दी जाए या इसको 0 कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, अगर इंश्योरेंस के अंदर 1010D बिल्कुल 0 कर दिया जाए, क्या हालत हो जाएगी? हाँ, रिटर्न ही नहीं बचेगा, फिर ट्रम्प प्लान ही बिकेगा। तो आप देखो ना, आप इस समय आप किस चौराहे पे आके खड़े हो गए आप लोग। लेकिन ये होने जा रहा है। क्या भविष्य में एसबी भी टैक्सेबल होने की संभावना है? बिल्कुल हो सकती है। अभी क्लियर नहीं है इस बिल में भी। हो, देखिए ये अल्टीमेटली इसको पूरा एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जो देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनते हैं, मोदी साहब ने आपकी इकोनॉमी को 10वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर ले आए। अब मोदी जी का टारगेट क्या है? 5 से लाके इसको तीसरे पे लाना, ये टारगेट लेके चले हैं। उसके लिए उन्होंने कह दिया है अमृतकाल। क्या शब्द दिया है? अमृतकाल का मतलब क्या है? 2047। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। 2047 जब आएगा तो भारत, उनका टारगेट है
कि भारत क्या होगा, डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगा, डेवलप कंट्री होगा। समझ रहे हैं आप? और डेवलप कंट्री होगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1%। अपने पास फॉरेन फंडिंग क्यों आ रही है? जापान के लोग आके मेट्रो यहां क्यों बनाते हैं? हाँ, 0.5% रिटर्न है उनके कंट्री में, यहां मिल रहा है कितना? 3.5। मुझे नहीं पता वो कह रहा है, मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिसिटी है, पर मुझे इतना पता है उनके कंट्री में 0.5% है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये स्थिति भारत की होने जा रही है। फिर काहे की 80C और काहे की 1010D? समझ रहे हैं? बहुत डर गए क्या यार? आपके चेहरे कहीं हवाइयां उड़ रही है चेहरे पे। बोले कोई दो लोग धंधा कर लो, ये तो गलत धंधे में आ गए हम लोग। हाँ, तो अब हम जो बात करने चाह रहे हैं, पहले तो मैंने ये आपको बताया कि ये समय कैसा है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों के सामने है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, यहां जो पीढ़ी बैठी है 40+ कितने हैं? ओके, सब 40+ मोस्टली हैं। 40 से कम कितने हैं? अच्छा, 4-5 लोग हैं। 40+ जो यहां बैठे हैं ना, वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी भी देखी है और रॉकेट भी देखा है। यस और नो? जो 40 से कम के लोग हैं उन्होंने सीधा रॉकेट देखा है। आपके दादाजी में और आपके पिताजी में कोई बहुत अंतर नहीं था। आपके पिताजी में और आप में कोई बहुत अंतर नहीं था, पर आप में और आपकी औलाद में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। यस और नो? हमारी वो पीढ़ी है, राजेश चेतन, अभी मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, हमने बिस्तर बंद उठा के, याद है, और वो लकड़ी के फट्टे हुआ करते थे, भाप का इंजन हुआ करता था, याद है ना? किसने देखा? ये आपने देखा होगा। उसमें ट्रेवल किया है, 3 दिन की यात्रा होती थी, पानी की सुराही साथ लेके चलते थे। सुराही वाला होता था, सुराही ले रही पानी। क्या कहां से कहां चेंज हो गया? समझ रहे? डब्बा खोजते थे, वो डब्बा वहां लग गया, भागते थे बहुत सारा, वो गया डब्बा, ट्रेन गई, क्योंकि गाड़ी इंटरकनेक्टेड होती नहीं थी, पता नहीं था कौन सा डब्बा कहां आएगा। ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये आखिरी पीढ़ी है जिसने ये सब युग बदलते देखा है। तो मैं 93-4 के आसपास, मैं आपको बताता हूं, मैं ट्रेड फेयर देखने के लिए 10th क्लास में दिल्ली आया। मैं जिस शहर का हूं, भिवानी का, हमारे यहाँ हर बाजार में, हर गली मोहल्ले में एक पानी पिलाने का प्याऊ रहता था। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने प्रगति मैदान के बाहर 5 पैसे का गिलास लेके पानी पिया। ये बात कर रहा हूं मैं 80 के आसपास की, 80 के आसपास की, 5 पैसे रेट था पानी का। तो मैं जाके दिल्ली में बोला, मैं भिवानी में, मैं कभी भी दिल्ली नहीं जाऊंगा, साले पानी भी बेचते हैं, ये दुष्टों का शहर है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी दिल्ली हो जाएगी, पानी पानी हो जाऊंगा। आप कभी है क्या सर? तो समय बहुत स्पीड से बदल रहा है। एक कहानी सुनाया करता हूं मैं जनरेशन गैप के ऊपर। आकाश में हवाई जहाज और रॉकेट साथ साथ उड़ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि दोनों साथ साथ बिल्कुल अड़ के चलने लगे। तो हवाई जहाज बोला, जल्दी क्या है, रॉकेट से थोड़ा आराम से चाय पे चर्चा करके चलते हैं, मोदी जी के भक्त हैं दोनों। तो रॉकेट ने कहा, देख भैया, जिसकी पूंछ में आग लगी हो ना, उसको तो भागना पड़ेगा, तू आराम से आइयो। ये अंतर है। तो दोस्तों, आपको अगर इस जमाने में चलना है, तो जमाना बहुत स्पीड से बदल रहा है, तो आपको भी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। और मार्च में पूंछ में आग लगाने का ही समय है। एंड बिकॉज ये 2 ही 3 साल हैं जो मार्च की बात हो रही है, फिर ये शब्द नहीं होगा प्लान योर मार्च। मैं आज बता रहा हूं आपको, ये शब्द बंद हो जाएगा, प्लान योर मार्च। कोई मार्च नहीं, सब एक जैसा हो जाएगा। मार्च की खूबी क्या है? एक टैक्स प्लानिंग है तो मार्च है, और नो टैक्स प्लानिंग नो मार्च। फिर हर महीना मार्च है। क्या करें? अब विषय ये आ रहा है, करें तो करें क्या मार्च में?
जाएं तो जाएं कहां? कौन है जो हमको प्रीमियम दे देगा? कौन ऐसा है जो प्यासे को पानी पिला देगा? यही तो कहानी है ना। बताऊं? पक्का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, बता दो दूंगा मैं। चलो आ जाओ मैदान में। इंश्योरेंस बेचने के लिए दो तरीके हैं, बात समझिए। ये समझ में आ गया तो आपको इंश्योरेंस दो तरह से बिकता है। कैसे? एक दिल से बिकता है इंश्योरेंस और एक दिमाग से बिकता है। एनीबॉडी? कुछ और कोई तीसरा तरीका बताएगा? हाँ नहीं? एक इंश्योरेंस दिल से बिकता है और एक दिमाग से बिकता है। दिमाग का मतलब कैलकुलेशन से इंश्योरेंस बिकता है, और एक बिकता है भावना से, संबंधों से, रिश्तों से। कौन सा आसान है? हाँ, दिल से। दिमाग से इंश्योरेंस नहीं बिक सकता। इंश्योरेंस में वो रिटर्न नहीं है कि आप दिमाग से बेच पाओ। इंश्योरेंस दिल से बिकेगा। तो इंश्योरेंस अगर दिल से बिकेगा तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि लोग दिल से जुड़ जाएं? तो पहला काम जो आप करेंगे, आज तारीख कितनी हो गई? 17, यानी कि 18 फरवरी से लेके और 31 मार्च तक ये जितने भी आपके क्लाइंट ऑलरेडी हैं, इस टाइम में जिनका भी जन्मदिन है, बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है, ये लोगों को अगर संपर्क किया जाए, एक पॉलिसी बिक सकती है क्या? एक पॉलिसी पर डे ना? हाँ, एक पॉलिसी पर डे? नहीं, ये लिस्ट बनाई जाए बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी की, और इन लोगों को कांटेक्ट किया जाए, तो संभावना बन सकती है क्या? तो पहला बिंदु तो ये डिसाइड हुआ, सबने मिलकर कहा कि आज जाके अपने मैजिक से या जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं उस सॉफ्टवेयर से ये लिस्ट वहां प्रिंट होने का ऑप्शन आता है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, तो एक तो ये लिस्ट आप निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी प्रिंट करो, हार्ड कॉपी प्रिंट करो। दूसरा, इसमें से भी कुछ इसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपने ये बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी की जो लिस्ट है, इसके चिट्ठियां एक साथ निकाल दीजिए। मार्च की तो निकाल दो, 1 मार्च से। आपने अगर ये चिट्ठी 1-2 दिन में डिलीवर कर दी तो ये मार्च के महीने की सब चिट्ठियां लोगों को 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगी। हेलो, लेटर लिखना, पत्र लिखना, बहुत सुंदर सा चिट्ठी लिखना। क्या लिखेंगे चिट्ठी में? मोटी मोटी बात बता देता हूं, शब्द आप अपने लिखना। सब, फला तारीख को आपका जन्मदिन आ रहा है, फला तारीख की आपकी मैरिज एनिवर्सरी। लिखो लिखो मत, लिखो मत, सुनो केवल। मैरिज एनिवर्सरी, ये तो वीडियो भी मिल जाएगा आपको, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। और सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की, मैरिज एनिवर्सरी की अग्रिम बधाई दे दी। फिर ये लिखना इस पत्र के अंदर, सर अगर आप इस अवसर पर एक पॉलिसी इंश्योरेंस की खरीदेंगे तो आपको अपना जन्मदिन हमेशा याद रहेगा, या आपके जन्मदिन को आप उत्सव में बदल सकेंगे, प्रीमियम भी देना आपको याद रहेगा। दूसरी बात, एक तोहफा आप अपने जीवन साथी को, ये बात कर रहा हूं मैरिज एनिवर्सरी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को एक तोहफा भी आप दे देंगे। और दूसरी बात सर, धीरे धीरे टैक्स प्लानिंग अभी तो आप कर सकते हैं, आने वाले समय में भारत सरकार 80C और 1010D धीरे धीरे समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है। ये आखिरी अवसर है जो आप अपने
80C और 1010D को प्लान कर सकते हैं। इस तरह का एक पत्र अगर हम बनाकर, सुनिए ध्यान से, और ये मार्च के महीने में जिनके जन्मदिन है इनको एडवांस अगर हम पोस्ट कर दें तो कुछ फायदा हो सकता है क्या? बोलो यार। चिट्ठी भेजो, अभी बात मत करना, चिट्ठी जब पहुंच जाए उनके पास, व्हाट्सएप मत करना, ईमेल मत करना, क्या भेजना? पत्र भेजना। पत्र की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे नहीं। मुझे निदा फाजली का एक दोहा याद आ रहा है चिट्ठी के लिए। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक थैले में ही रखे आंसू और मुस्कान। समझ रहे हैं बात? चिट्ठी की बड़ी इंपॉर्टेंस है सर, समझिए बात को। आप चिट्ठी भेजिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप तो सब भेज रहे हैं, ईमेल तो सब भेज रहे हैं, चिट्ठी भेजने वाले लोग तो जो चीज कम होती है, आप एसएमएस सारे पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से, पर व्हाट्सएप सारे पढ़ पाते हो क्या? क्योंकि लोग ज्ञान बांटने में लगे, जीवन में कुछ है नहीं, दूसरे की बातें फॉरवर्ड कर रहे हैं दुनिया भर की। नॉनसेंस यार, क्या मतलब, खुद ही नहीं पढ़ते उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये मेरा कहना ये है, अगर हम मार्च के महीने में, फरवरी के अंदर ये जो 12 दिन बचे हैं, इसमें 31 मार्च तक के लोगों को अगर हम एक चिट्ठी भेज दें, तो आपने क्या किया, चिट्ठी भेजते ही एक 50, 40, 60, 70 लोगों को आपने अलर्ट मोड में ले आया, जिनके साथ आप मार्च के महीने में मीटिंग करने योग्य हो गए कि नहीं हो गए? बात करने योग्य तो हो ही गए, कम से कम टेलीफोन तो कर ही रहे हैं, सर मेरा पत्र मिला है। तो पहला काम तो यह है कि इसको मैरिज एनिवर्सरी को, बर्थडे को टूल बनाया जाए। एक संकल्प ले लो कि मार्च के महीने में जिनका जन्मदिन और एनिवर्सरी होगी, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिससे मेरा संपर्क नहीं बनेगा, एक भी परिवार नहीं होगा। तो बहुत संभावनाएं है कि आपका इसमें से कुछ निकल आएगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, एक लिस्ट और बनाना। आज सिर्फ मैं इसी की बात करूंगा। एक लिस्ट और बनाना कि आपके पास अभी पिछले 2022-23 में जो शादी के कार्ड आए होंगे, आए कि नहीं आए? सबके पास 1 दर्जन कार्ड शादी के जरूर आए होंगे, जहां आप लिफाफा देके आए होंगे। क्यों अजय भैया? क्यों सर? आपका शुभ नाम? सुधीर पंत। सुधीर पंत जी, आपके पास 10-12 कार्ड तो शादी के आए होंगे ना? आप क्या करते हैं, उन कार्ड को फेंक देते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है, इसको समझ लो बात को। राजेश चेतन जब वो कार्ड आता ना, खुश होता, वाह चलो बहुत बढ़िया, एक और जुड़ा अपने लिस्ट में। वो शादी का कार्ड एक पॉलिसी है सर, आप उसको बहुत कैजुअल लेते हो। कैजुअल नहीं है वो। जब शादी का कार्ड आया तो भगवान से प्रार्थना करना, वाह गॉड जिंदाबाद। एक प्रोस्पेक्ट और आया। शादी का कार्ड एक अपॉर्चुनिटी है, पर हमको वो अपॉर्चुनिटी कैश करनी नहीं आती। प्रॉब्लम ये है, उस कार्ड में लिखा रहता है RSVP, इसका मतलब पता है क्या होता है? हाँ, ये फ्रेंच का शब्द है, रिप्लाई इफ यू प्लीज। रिप्लाई इफ यू प्लीज फ्रेंच का शब्द RSVP। सारे वर्ल्ड में यूज होता है। भारत वाले समझते हैं इसको रोटी सब्जी वास्ते पधारो। रोटी सब्जी वास्ते पधारो, या रोएंगे सारे विवाह पीछे। विवाह पीछे, ये मतलब नहीं है इसका। RSVP का मतलब वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उस परिवार के अंदर गेट पे खड़े होकर हाथ जोड़ रहे होते हैं, यस सर आइए, वेलकम वेलकम। पहली बात तो ये समझ लीजिए, शादी में अगर आप जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलाया जाता है वो काम करके आते हैं। बुलाया जाता है उनको लड़का लड़की को आशीर्वाद देने के लिए। 90% लोग तो आशीर्वाद छोड़ो, प्लेट
ली, खाया पिया, लिफाफा दिया और गए। यही तो करते हैं ना। आए क्यों थे? खाने आए थे क्या यहाँ पे? अरे जो काम के लिए आए थे वो जाओ, वहां जाके आशीर्वाद दो बच्चों को। वो काम कोई नहीं करते, समझिए बात को। लाइन लगी होती है तो डरते हैं लाइन से, बोले छोड़ो यार क्या करना है, अपना काम थोड़ी है ये। अपना काम तो यही था। चलो दूसरा काम क्या है? वो जो आरएसवीपी वाले खड़े हैं गेट पे, हेलो, वो किस लिए खड़े हैं? आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। फीडबैक देना उनको, फीडबैक। आप फीडबैक देते नहीं, मैं जब तक देता हूं। लाला जी भाई कमाल कर दिया, ऐसी शादी तो हमने देखी नहीं जिंदगी। राम सीता की जोड़ी बनी है, कहां से लाए दुल्हन खोज के? दो शब्द ऐसे बोलता हूँ, लाला जी तो कहेगा ये 1500 जो बुलाए थे ये बेकार बुलाए थे। इनमें आदमी तो एक ही राजेश चेतन है जो सही बात बता के गया है, वो सुनने के लिए खड़ा है वहां पे। ओ भाई साहब, वो आप एक काम करना लाला जी, वो जो आपका कुल्फी है ना पीछे, अरे भाई कमाल है यार, आप जरूर खा लेना। और राजा मेरे पास कहाँ टाइम? अरे बस टाइम निकाल लेना, उसको वेटर को बोलो लेके आए। लाला जी को समझ आएगा राजेश चेतन ही है जो सही आदमी। पैसे वसूल हो गया। और फिर मैं शादी के बाद एक इतना बड़ा नोट भेजता हूँ किसी के शादी, फलानी चीज बहुत बढ़िया थी, फलाना बहुत बढ़िया था, फलाना। वो नोट अपने 50 लोगों को फॉरवर्ड करता है। मेरे एक दोस्त ने शादी के बारे में ऐसा नोट लिख के भेजा है। अब मैं कल वहां था ना जयपुर में, आज नोट जाएगा। मुझे पता है ये 1000 मेहमान जो आए थे सब एक तरफ, राजेश चेतन अकेला एक तरफ। घर में कोई फंक्शन होगा तो पहला नोटिस हमको आएगा, आजा भाई राजेश। आप ऐसा करते हैं क्या? बोलो यार, करते हो क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे कुछ इंसान ऐसे बनो यार कि लोग इंतजार करें। महफिल में आए तो महफिल को लूट लो, यही तो करना है। जिस महफिल में जाओ, जिस धरती पर पांव रखो, उस धरती को अपनी कर लो, यही तो है। हम जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। हम जयपुर में थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट थे, पर लोग हमसे बात करने आ रहे थे, हम किसी की बात, हम LIC एजेंट, हमारी औकात क्या है? और हमने वहां माहौल ऐसा बना रखा था कि हम ही हम थे। समझ रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपके पास जो कार्ड आए थे, अगर आपने वो फेंके नहीं है अभी भी, उनको संभाल के रखना। कार्डों को फेंका मत करो। एक बाकायदा एक बैग बना लो, एक फाइल बना लो, उस कार्डों को बाकायदा संजो के संभाल के रखना शुरू करो। इसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी छिपी हुई है। जो नया नया ससुर बनता है ना जी, उसको बड़ी मोहब्बत होती है। हालांकि 6 महीने बाद पोल खुल जाती है, यस और नो? पर आपने को 6 महीने काहे को इंतजार करना है यार? जब वो मोहब्बत में है, हाँ, तब करो ना बात। हाँ, तभी प्रपोज कर दो। तो आपको क्या करना है? पिछले 2022-23 में या 21-22-23 में जो विवाह समारोह में आपको इनवाइट आया था, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ यारो, आप ये लिस्ट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते? भेजो, पत्र भेजो इनको भी कि सर आपके घर में, मैंने एक लेक्चर दिया था, याद हो आप लोगों को, किन्नर टेक्नोलॉजी, याद है आप लोगों को? कितने लोग थे उसके अंदर? मैं उसमें बोलता था होटल, नहीं, इसमें ये कौन सा था? अरे करोल बाग में ही था ना, जो रायगढ़ का, उसमें लेक्चर था किन्नर टेक्नोलॉजी। ये जो किन्नर होते हैं ताली बजाने वाले, इनसे बड़ी मार्केटिंग कोई नहीं जानता। समझो बात को। इनके ग्राहक कौन है? नई शादी वाला और नया बच्चा वाला, दो ही तो है ना। उन्हीं को माल बेचते हैं ये, और कामयाब है कि नहीं मुझे बताओ। एक भी ऐसा घर है जो इनसे छूटता हो? डिग्री होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह इन्होंने भी FPIT ज्वाइन कर रखी है। कोई राजेश चेतन आके इनको समझाता है? कहां से सीख के आए? हेलो, उनको पता है। और क्या टेक्नोलॉजी है देखो ना। उनका जो एरिया स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड एरिया होता है, उसमें एक परिवार नहीं बचेगा जिसमें शादी हो और वो ना पहुंचे। होता है कि नहीं होता? कोई बच्चा पैदा हुआ और उनको ना पता लगे, उसकी मां को तो पता लग सकता, बाद में लगे, पहले उनको पता लगता है। तो अब करना क्या है दोस्तों? देखिए एक बात समझिए कि ये जो जिन घर में खुशियां आई है,
शादी थी या दूसरा जोड़ लो इसके अंदर, मैरिज एंड न्यू बेबी। मार्च की प्लानिंग की बात कर रहा राजेश चेतन, और कोई बात नहीं कर रहा। ये लिस्ट बना लो आज ही जाके, कितने घरों में शादी थी, कितने घरों में नया बच्चे का जन्म हुआ। इनको एक चिट्ठी भेजिए, लेटर कि सर आपके यहां इस तारीख को शादी हुई थी बच्चे की, आपके घर में एक नई बहू, नई मेंबर आई है। ओके, और मैं ये इंश्योरेंस LIC ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपसे गुजारिश करूंगा कि घर में जो नई मेंबर जुड़ी है उसको भी, आपके पास सबकी पॉलिसी है, आपने मेरे से सबका इंश्योरेंस ले रखा है, एक पॉलिसी आपको अपनी नई वधू के लिए भी उसको तोहफा देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, भारत सरकार 1010D 80D समाप्त करने जा रही है धीरे धीरे। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप ये प्लान कर सकते हो। ये चिट्ठी भेजेंगे तो कैसा रहेगा? आ रहा कुछ समझ में या नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा सब बात है, आ रहा है? हाँ, हाँ। दूसरा काम ये लिस्ट बनाएंगे। तीसरी लिस्ट, इक्कीस 22 23 में पिछले 2-3 साल में जिन घरों में डेथ हुई है, ऐसे भी तो घर होंगे ना जिनमें आप उनके घर में बैठने गए या निगमबोध घाट में गए या रसम पगड़ी में गए, वो भी सूची आप अगर अब तक नहीं बनाते तो बनानी शुरू कर दो। दोस्तों, हमारा काम यही है। आज से मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, दुख और सुख के सारे प्रसंगों को इंश्योरेंस एजेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए। आई रिपीट, अभी तक सो रहे थे तो आज जाग जाओ। मैं जो भी किसी घर में डेथ होती है मैं चिट्ठी जरूर भेजता हूं। अपनी प्रेजेंस तो वहां लगाओ ना। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप रसम पगड़ी में जाएंगे ना तो वहां 500-700 लोग पहले से होते हैं, उसको याद रहता कौन कौन आया था, पर उन 500-700 में से चिट्ठी भेजने वाले 2-4 ही होते हैं। तो एक नियम बना लो, आप जैसे ही कोई इस तरह की प्रसंग आता है, मृत्यु का, शोक का, दुख का, तो उसमें पत्र भेजना शुरू करो, चिट्ठी भेजना शुरू करो और ये रिकॉर्ड बनाना शुरू करो। डायरी लगा लो एक बाकायदा, दुख और सुख के प्रसंग लिखो। किस घर में शादी हुई है, किस घर में मैरिज एनिवर्सरी, और किस घर के अंदर नया बच्चा है। ये हमारा काम तो यही है। मैंने पहले बोला इंश्योरेंस किससे बिकता है? दिल से बिकता है। आप मुझे बताइए, जिस घर में डेथ हुई है वहां इंश्योरेंस बेचना आसान है या मुश्किल है? उन्होंने वो दुख सहन किया है, उनको पिच करना आसान है। कि मैं आपको बताता हूं, मेरी वाइफ की डेथ हुई तो मेरे बच्चों ने कहा पापा कैंसर केयर पॉलिसी अपने को सबकी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? कहता है बेटा, बेटे कहते हैं मेरे को पापा कैंसर से मम्मी की डेथ हुई है, अपने को कैंसर कवर जरूर लेना चाहिए। ये बात उनके भीतर अपने आप आई, क्योंकि कैंसर से वो लड़े थे, हॉस्पिटल में 2.5 साल चक्कर काटे थे बच्चों ने। समझ रहे बात को? तो जिस घर के अंदर दुख का कारण होता है, जिन घर बीमारी सहन करते हैं फिर डेथ होती है, उन घरों के अंदर आप एक देवदूत की तरह होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष देखा होता है। तो ये लिस्ट बना सकते हैं क्या? इनको संपर्क कर सकते हैं क्या? हेलो? नहीं? हाँ, तो एक लिस्ट ये बना लीजिए, इनको भी आप जो है संपर्क कीजिए। चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है, इनको जाके संपर्क करना। 3 लिस्टें बता दी आपको मैंने, आगे चलते हैं। इक्कीस 22 23 में आप सब हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं। क्लेम्स, बात वही हो रही है, प्लान योर मार्च। क्लेम्स, आपने वो रिकॉर्ड आपके पास होगा जो आपने पिछले 2, 2.5, 3 साल में जिन
जो क्लेम सेटलमेंट करवाए थे वो लिस्ट आपके पास है कि नहीं? बोलो भाई। जिसको आपने पैसे दिलवाए थे वो आपकी बात सुन लेगा कि नहीं सुन लेगा? हाँ, सुनेगा ना। तो ये क्लेम्स वाली जो लिस्ट आपकी है, हेलो, ये लिस्ट बनाइए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, मार्च में आपके प्रोस्पेक्ट है, और इन लोगों को आप संपर्क कीजिए। वो चिट्ठी जो आप उनको भेज रहे हैं बर्थडे एनिवर्सरी वालों को, वही लेटर आप इनको भी भेज दीजिए। इसकी भाषा अलग होगी, इसकी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि सर जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, दुख और सुख आते हैं, जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल है। पत्र बड़ा मार्मिक चाहिए सर। कभी हमको सीढ़ी मिलती है चढ़ने को और कभी सांप आता है हमारे जीवन में, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सांप से लड़ने का प्रबंध कर लें। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपसे मिलूं और आपको कुछ बताऊं। मार्च का महीना चल रहा है, ये बात तो ये राग नहीं छोड़ना। मार्च का महीना चल रहा है, एटीसी 1010D जाने वाली है। आओ, ये आखिरी अवसर है, हम बात कर लें। हेलो, ये चिट्ठी भेज सकते हैं? तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी तैयार होगी। ये चिट्ठी 3-4 दिन में पहुंच जाएगी उसके पास। आप ये अगले 18 फरवरी का मतलब ये है कि 25 फरवरी तक ये सब काम निपटा दीजिए चिट्ठियां भेजने के। कंप्यूटर में चिट्ठी सेट की, फिर नाम भी तो बदलना ऊपर, खटाखट जाएगी लिस्ट, चिट्ठियां निकाल दो सबको। तो ये जो क्लेम्स वाले लोग हैं, ये भी इनकी लैंग्वेज अलग होगी, पर ये चिट्ठी भी भेजिए सबको। और उसके बाद क्लेम्स के बाद नेक्स्ट, ये चौथा था तरीका, मैं 5वां बता रहा हूं। आपके जो बिग टिकट साइज के कस्टमर हैं, आप इस सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे मैजिक में, तो भाई ये सुविधा भी है कि एक ब्रैकेट कोई भी डिसाइड कर लो कि 3 लाख से ऊपर का प्रीमियम जिनको मैंने बेच रखा है, 4 लाख से ऊपर का बेच रखा है, 5 लाख से ऊपर का बेच रखा है, उसकी लिस्ट भी ये प्रिंट कर देता है। एक लिस्ट ये निकालो जिनको एक बिग प्रीमियम हमने बेचा है, और ये लिस्ट के ऊपर भी आपको काम करना है। एक लेटर आप इनको भी निकाल दीजिए, बस इतना से करो। 5 सूत्र बता दिए मैंने आपको। 5वां, ये बिग क्लाइंट्स। अब आप मार्च के अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हो गए। इतने लोग बहुत हैं। रिपीट करूं, पहले कौन थे? बर्थडे एनिवर्सरी। दूसरे कौन थे? शादी और न्यू बॉर्न बेबी। तीसरे कौन थे? हाँ, जिनके यहां डेथ हुई है। चौथे कौन थे? क्लेम्स, जिनको हमने क्लेम्स दिलवाए हैं। 5वें कौन थे? बिग क्लाइंट्स। पर्याप्त है, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। फोकस करो, बाकी से बोल जाओ। बाकी कोई आए तो ठीक है। हमारी ओर से प्रयत्न कौन सा होना चाहिए? केवल इन 5 कैटेगरी के ऊपर, 5 कैटेगरी पर। और ये मान के चलिए, ये पांचों को जब आप खंगालेंगे तो मिनिमम 100 की लिस्ट आ जाएगी क्या? बोलो भाई, 100 की लिस्ट आ जाएगी क्या? तो यहां तक का काम हो गया लिस्टिंग करने का। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक कॉपी लगा लीजिए। एक कॉपी लगा लीजिए, मैं ऐसा ही करता हूं। एक कॉपी लीजिए जिसके अंदर 100 पेज हो मिनिमम, ज्यादा हो तो चलेगा। और टारगेट आज कल परसों से स्टार्ट कर दीजिए। उसमें नंबरिंग उल्टी डालिए। कितना? पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95। यही मेरा लेक्चर मैंने 3 साल पहले दिया था, और इसी लेक्चर को फॉलो किया एक आदमी ने सिर्फ, जिसका नाम है अतुल जैन। अतुल जैन बोलते हैं राजेश चेतन की वजह से मेरी टीओटी होती है। ये लेक्चर से उसने जाते ही इंप्लीमेंट किया अतुल जैन ने, और आज भी कॉपी उसके पास आई है। इसको मजाक में ले लेंगे तो आपकी मर्जी, उतार लेंगे तो मार्च आपका कामयाब हो जाएगा। तो आपने, आइए भैया,
आओ। आपने एक कॉपी लेनी है, एक पेज पर 100, दूसरे पर 99, तीसरे पर 98, चौथे पर 97, एक पेज के ऊपर एक मीटिंग की डिटेल लिखनी है, फिजिकल, कंप्यूटराइज नहीं। ये कॉपी बना लीजिए 100 से लेके, और एक टारगेट सेट कीजिए कि मेरे को 31 मार्च तक केवल 100 लोगों से मिलना है, बस और कोई काम नहीं मेरा। 31 मार्च तक 100 मीटिंग करनी है जी। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि कहां जाए, कह सकते हो क्या? नहीं, कहां जाए बोलो यारो। मैंने लिस्ट बनवा दी 100 लोगों की। क्या ये 5 सेगमेंट में 100 लोगों की लिस्ट बन सकती है कि नहीं बन सकती? बस 100 की बनानी है जी। आपने ये 5 सेगमेंट अगर पकड़ेंगे तो 100 की लिस्ट आराम से बन जाएगी। 100 की लिस्ट बना के आप तैयार हैं, आपने टूल्स आपके रेडी हैं, आपके हथियार आपके पास रेडी हैं, आप निकलने के लिए तैयार हो गए। तो आपने ये लिस्ट एक कॉपी बना लीजिए, 100 से लेके और 0 तक के, 1 तक का नंबर 100, 99, 98, 97। इसका मतलब यह है कि हमने पहले डिसाइड कर लिया 100 मीटिंग तो हम करेंगे ही, 100 तो करेंगे, 1 तक जाना है, उल्टी गिनती करना। दूसरा काम यह है 31 मार्च तक, मान लीजिए मैं 3 दिन आपको प्लानिंग के देता हूं, तो 10 दिन तो मान लीजिए मोटा मोटी आप पर बचे फरवरी के, यस और नो, और 30 दिन बचे मार्च के, कितने हो गए? 40। आप ये मान लीजिए 40 दिन में मैं आपको अगर छुट्टी दे दूं 5 दिन की, तो कितने बचे? 35। 100 को 35 से गुना करो जी, भाग दो, बस ये समझ में आया। 3 घरों को खटकाना है रोज, इतना सा टारगेट है सर। 3 घर रोज खटकाए, क्या हो सकता है? मिराकल हो सकता है कि नहीं हो सकता? 3 घर रोज खटकाए और उसकी डिटेलिंग आके कॉपी में लिखी, क्या हुआ, मना किया, हाँ किया, क्या बात हुई, पोस्टपोन्ड किया, सब्जेक्ट क्या था, ये सब डिटेल उसमें लिखना है कॉपी के ऊपर। वो पेज उसी का है, उस क्लाइंट का ही, आके सब नोटिंग करना है। मैं इस तारीख को गया था, ये मिला था, मैंने जीवन उमंग, जीवन तरंग, फलाना फलाना प्रेजेंटेशन दिया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, सब कहानी उसमें लिखो कॉपी में आके। उसने इस दिन बुलाया है, फलाना बुलाया है, सब कॉपी में जाके नोट करो, पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। तो आपने 3 मीटिंग का टारगेट रोज का लिया, यहां तक की बात क्लियर हो गई है सर। आगे बढ़ता हूं। अब आपने मीटिंग तो कर ली, अब जाके वहां बोलना क्या, ये भी तो बता दूंगा मैं आपको क्या बोलना। तो मेरा एक लेक्चर है पुराना वाला, अगर आपने सुना हो उसको, हाउ टू ओपन ए मीटिंग। एक मीटिंग को ओपन कैसे करें, क्लोजिंग तो सब सिखाते हैं, ओपन कोई नहीं सिखाता। मैं बताता हूं ओपन कैसे करें मीटिंग को, बताऊं कि नहीं बताऊं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना यार, कंफर्टेबल हो सब ना? मुझे लगता है पता नहीं मैं आपके मतलब की बात कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, ये सारी हमारी मतलब की बात। हाँ ठीक है। कभी सोचो कि बेकार में कहां फंसा दिया सुबह सुबह आके यार, कहां। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम बात क्या करें, तो जहां जाएंगे ना सर, वहां सीधा इंश्योरेंस की बात मत किया करो, कुछ ऐसा बोलो कि इंश्योरेंस की बात सामने से आए। मैं कुछ ऐसे टूल देने वाला हूं कि उसके मुंह से इंश्योरेंस निकले, आपके मुंह से ना निकले, ऐसा कर दें कुछ। तो पहले साहब बोलना है जाके कि सर 2 शब्द हैं, एक है सेविंग और एक है इन्वेस्टमेंट। 2 शब्द हैं सर, एक है सेविंग और एक है इन्वेस्टमेंट। मोटे तौर पर 90% लोगों को इन दोनों का अंतर नहीं पता। कोई बताएगा क्या फर्क है दोनों में, यहां बैठे हुए लोगों में से? तो सेविंग वो जो हमारे अकाउंट में ऐसी पड़ी हुई है, हमने कहीं से, और इन्वेस्टमेंट वो जहां हमने पर्टिकुलर लगा रखा है, उससे हमें रिटर्न भी आ रहा है, ग्रो कर रहा है। जो आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा, वो इन्वेस्टमेंट। आपका नाम आशीष। दोबारा बताओ आशीष। इन्वेस्टमेंट हुआ है जो आपका पैसा आपके ना होते हुए आपका पैसा कमा के दे रहे हैं। ओके, मतलब आपने अपना एक पैरेलल आशीष खड़ा कर लिया, मैं जो काम कर रहा फिजिकल कर रहा, लेकिन वो वर्चुअली काम कर रहा है, मेरे इससे ज्यादा काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है। नहीं और कोई? आपने क्या कहा था? विशाल ने क्या बोला था? मैंने कहा कि सेविंग जो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ
ना कहीं लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ओके। जिससे हमें कुछ ना कुछ आए। नहीं, और सेविंग वो जो हमारा फंड्स है प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है, लाइक बुक्स रखी है या कुछ कपड़े रखे हैं शेल्फ में और वो ऐसे ही फैले हुए हैं। और राजेश तुम्हें पता, तुमको पता है? हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट वो कि हमने अपने जो हमारी सेविंग्स है, सेविंग्स को तरीके से मैनेज करना नहीं नहीं, सेविंग सेविंग वो है जो हमने जोड़ा है और इन्वेस्टमेंट वो है जो हम ग्रोथ कर लेंगे। गलत। सेविंग में सर रिस्क का फैक्टर कम होता है, मतलब एक रिस्क नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क। तालियां बजाइए सर के लिए। नाम क्या है? राम बहादुर गुप्ता। बिल्कुल ठीक बोला। तो पहली शुरुआत यहां से करनी है। सेविंग का मतलब नो रिस्क, जिसमें कुछ भी रिस्क नहीं है उसका मतलब है सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क। बस ये अंतर है, मोटे तौर पर कोई अंतर नहीं है। 90% लोगों को यह नहीं पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या है। सेविंग नो रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये $1,000,000 क्वेश्चन है, लोगों को ये क्लियरिटी नहीं है। हाउ टू ओपन ए मीटिंग, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक मीटिंग को ओपन कैसे करें, पूछना है सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर पता है क्या? वो कहेगा नहीं पता, तो फिर आपने बताना है सर ये है। सेविंग का मतलब नो रिस्क, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क। दोनों के टूल्स अलग अलग हैं। मैं बताता हूं कौन कौन से टूल हैं। सेविंग के टूल पहले समझ लीजिए। सेविंग का पहला टूल है कैश बॉक्स, जिसको बोलते हैं गुल्लक। चोर ले जाए तो यही रिस्क है, वो तो किसी के हाथ में भी नहीं है, कुछ भी ले जा सकते हैं चोर तो। बाकी कोई रिस्क है क्या? पहले जमाने में कैश बॉक्स ही सेविंग की भूमिका अदा करता था। आपको आपके दादा परदादा उस जमाने में गुल्लक से ही काम चलाते थे, और कभी तीर्थ यात्रा पे जाते थे, धरती में पैसा गाड़ के चले जाते थे। ये सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? हाँ। तो पहले क्या था? कैश बॉक्स। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब बैंक नहीं हुआ करते थे। फिर एक चीज नहीं आ गई जिसका नाम था बैंक। बैंक बैंक में कोई रिस्क है क्या? पैसा डूब सकता है क्या? डूब सकता है, ये पता होना चाहिए। 5 लाख से ऊपर का पैसा डूब सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी 5 लाख की है, फिर भी इसको हम रिस्क फ्री मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। ओके, इसलिए दूसरा कौन सा है टूल इसका? सेविंग का बैंक। एंड थर्ड टूल, एक नई चीज आ गई, पोस्ट ऑफिस। इसमें भी पैसा आपका सिक्योर एंड सेफ है। ठीक है। चौथा टूल कौन सा है? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 15 साल का अकाउंट है, एक फिक्स रिटर्न मिलता है। उसको भारत सरकार कभी कभी रिटर्न को कम ज्यादा करती रहती है। 15 साल के बाद 5 साल का एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। ये पीपीएफ का अकाउंट है। चौथा बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स आ गए इसमें। एंड फिफ्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा कोई टूल होता है क्या? एनीबॉडी? गोल्ड। गोल्ड है रिस्क में। तो अब हम बात करते हैं रिटर्न की। कैश बॉक्स में कोई रिटर्न है क्या? बैंक में क्या % का ब्याज मिल रहा है मैक्सिमम बताओ? 7, 8, 8 मैंने 8 लिखो ना, मैक्सिमम बात करो यार, कोई बात नहीं। टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है? टैक्सेबल बोलते जाओ। देखो दोस्तों, ऐसे बात नहीं बनेगी। टैक्सेबल। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कितना रिटर्न है? 8। टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, टैक्सेबल। राइट। पीपीएफ कितना रिटर्न है? 8.1।
टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है? टैक्स फ्री, ये हमको सब पता होना चाहिए। बॉन्ड्स, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स है, आरबीआई बॉन्ड्स भी हैं और वो किसान विकास पत्र भी हैं। क्या रिटर्न मिलता है जी एवरेज? 5%। टैक्स फ्री के टैक्सेबल? टैक्स फ्री। इंश्योरेंस कितना रिटर्न मान लो? 6%। टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है? अभी तक टैक्स फ्री है। क्लियर हो गया सबको? ये कौन से टूल्स हैं? सेविंग्स के। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पहला टूल शेयर मार्केट। आप हीरो भी हो सकते हैं और आप जीरो भी हो सकते हैं। कितने लोग आप जानते होंगे जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते थे और फिर सड़क पर भीख मांगते मिले? यस और नो? सबसे बड़ा टाइकून हर्षद मेहता होता है कि नहीं होता? क्या पता है? हर्षद मेहता। नहीं, अडानी का कुछ नहीं बिगड़ा और पॉलिटिकल गेम है। अडानी कहां तो न्यूज में बना रखा है। ये सोच रहे हैं कि 24 में मोदी को अडानी के नाम से हरा देंगे। हरा ही नहीं सकते यार, क्या बात कर रहे हैं। तो बगैर का मुद्दा बना रखा उन्होंने। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की 4 बहनें छोटी छोटी और है, 4 सिस्टर है, उनको भी समझना चाहिए। पहला कौन सा? म्यूचुअल फंड। दूसरी कौन सा है? बोलो। यूलिप आखिरी में बोलेंगे। म्यूचुअल फंड तो एसआईपी हुई गया ना भैया, एसआईपी हो गया। फिर क्या है दूसरा? कमोडिटी मार्केट। तीसरा करेंसी मार्केट बोल लीजिए आप, इसकी भी हेजिंग होती है, करेंसी मार्केट। और फोर्थ वह है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। करेंसी मार्केट में बिटकॉइन आएगा, करेंसी मार्केट में आएगा। ये चारों इसकी बहनें हैं। ये भी शेयर मार्केट ही है, समझ लो बात को। सिस्टर है चारों। सेकंड कौन सा है? गोल्ड। आप हीरो भी हो सकते हैं, आप जीरो भी हो सकते हैं। तीसरा है कौन सा? गोल्ड को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कैसे? हाँ, गोल्ड का कैसे? देखिए, आप सोना में आप खरीद रहे हैं, गोल्ड फिजिकल खरीद रहे हैं या डिजिटल खरीद रहे हैं, तो आप सोना के भाव बढ़ रहे हैं ना जी। सरकार की पॉलिसी है। मान लीजिए गोल्ड के अंदर कोई खदान मिल जाए बड़ी इंडिया के अंदर, तो मार्केट डाउन होगा कि अप होगा? डाउन होगा। कोई इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाए भारत सरकार की और हमको कर देगा भाई लाओ बाहर गोल्ड लाओ, तो मार्केट तेज होगा कि मंदा होगा? और इंपोर्ट पॉलिसी उल्टी हो जाए तो गोल्ड महंगा होगा कि सस्ता होगा? शादियों का सीजन आ जाए, गोल्ड महंगा होगा कि सस्ता होगा? तो सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई पे खड़ा है, इसलिए गोल्ड का मतलब ये है। एंड थर्ड वन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ये भी इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली में जिन लोगों ने मॉल के अंदर पैसा लगाया था, एमसीडी ने सीलिंग शुरू करी, तो लोग कहां भागे? मॉल में। और फिर जब सीलिंग दोबारा से खोल दी गई तो फिर लोग, वो मॉल सब के सब खंडर हुए कि नहीं हुए? आपने अपनी आंखों से देखा ये बदलते हुए। कितने सारे मॉल दिल्ली के कोने कोने में आपको खंडर होते दिखाई पड़े कि नहीं पड़े? क्या खेल था ये? तो प्रॉपर्टी का मार्केट में आप, अगर प्रॉपर्टी आपको जीरो भी बना सकती है और प्रॉपर्टी आपको, तो इसमें क्या हुआ? ये क्या कौन सा टूल हुआ? इन्वेस्टमेंट का। रिसेंट एग्जांपल टर्की, बड़े बड़े करोड़पति धरे गए। तो आप ये मान के चलिए कि ये यहां तक की पिक्चर साफ हो गई क्या? टाइम है ना? 10 मिनट मतलब पूरा कर दूंगा मैं सब्जेक्ट, कोई बात नहीं। यहां तक की बात क्लियर होगी दोस्तों? आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग सब्जेक्ट चल रहा। हाउ टू ओपन ए मीटिंग, एक मीटिंग को ओपन कैसे करें, फिर बताना है सब। देखिए, इंश्योरेंस आप लें या ना लें मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको अपडेट करने आया हूं होना क्या चाहिए। तो बताना है साथियों कि सर
इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बाद एडम स्मिथ ने एक 3 बकेट थ्योरी के बारे में बात की है। व्हाट इज 3 बकेट थ्योरी? ये 3 बकेट थ्योरी, ये है 3 बकेट हैं। पहली बकेट का नाम है सेविंग, दूसरी बकेट का नाम है इन्वेस्टमेंट, तीसरी बकेट का नाम है ड्रीम्स। हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा पहले कहां डालना चाहिए? सेविंग में। फिर ये सेविंग की बकेट जब भर जाए तो फिर कहां डालना चाहिए? और इन दोनों बकेट से जो ओवरफ्लो हो, जो प्रॉफिट आए, उसको कहां खर्च करना चाहिए? ड्रीम्स बोले तो क्या? नया मकान बनाना, विदेश यात्रा करना, बड़ी कार खरीदना, लग्जरी में जाना, वो कौन सा होना चाहिए? नंबर 3 पे। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप ये। होता क्या है जनरली, लोग पैसा कमाते पहले कहां भागते हैं? फिर कहां भागते हैं? और यहां कोई हाथ पकड़ के ले जाए तो ले जाए, नहीं तो यहां नहीं आते, अपनी मर्जी से नहीं आते। अपनी मर्जी से आते हैं क्या? यहां उसको कोई कृष्ण चाहिए अर्जुन को, जो उसको खींच के लाता है। करिए, पहले खींचे जाते बच्चा एप्पल लेता है। देखिए, भारत में एक परंपरा रही है, समझो भारत की परंपरा को। भारत में पहले लोग कमाते थे, कमाने के बाद 10% उसका हिस्सा धर्मार्थ में लगाते थे। आज भी हमारे नया बाजार की मंडियों में जाओगे दिल्ली में, धर्मादा अकाउंट आज भी चलता है। उसका कुछ हिस्सा डील का और धर्म के काम के लिए लगाए। बिरला जी ने जहां भी फैक्ट्री बनाई, सबसे पहले मंदिर बनाया। इसलिए जितने बिरला मंदिर आपको भारत में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। पहले मंदिर बनाया करते थे, पहले धर्म। क्योंकि समझिए बात को, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा यार समय का कुछ। हमारा जो लाइफ है ना, उसके 4 पिलर हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको जिसने समझ लिया वो कामयाब हो जाएगा। मैंने समझा इसको, पर बस बहुत स्टडी की मैंने इसको। सबसे पहले क्या है? धर्म। और सबसे आखिरी में क्या है? मंजिल सबकी ये है। शुरू में क्या रखा? धर्म। आप बनाए धर्म पत्नी है। हमारा और पत्नी का रिश्ता क्या है? धर्म से संचालित। धर्म ना हो बीच में तो फिर क्या होता है? ये यूरोप की हालत हो जाएगी। उनके यहां क्या है? हर साल बदल लेते हैं। हमारे यहां जो फंस गई फिर नहीं बदल सकते। उनके यहां वाइफ, WIFE, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। कितने? हाँ, कुछ लोग, कुछ भी नहीं, परसेंट में भी नहीं है। धर्म, मोक्ष, बीच में अर्थ और काम। अर्थ का मतलब पैसा और काम का मतलब कामनाएं और सेक्स भी। समझ रहे हैं आप? इसको अलग नहीं किया जा सकता जीवन से। तो हमारे यहां क्या सिस्टम है? धर्म, अर्थ और काम का उपयोग अगर धर्म के अनुसार करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इट इज अ सिस्टम। समझ रहे हैं? ज्यादा हो गया क्या? तो अब तुम वही अटके हो। एक सब्जेक्ट मेरा ये रखो, तुम वाइफ पर बोलूंगा। 1 घंटा देना मेरे को कम से कम। हाँ। तो ये समझ में आ रहा? तो पहला टूल है सेविंग, दूसरा टूल है इन्वेस्टमेंट, तीसरा टूल है ड्रीम्स। तो वो सवाल करेगा, सर ये सेविंग की बकेट भर गई, इन्वेस्टमेंट पे कब आना है ये तो बताओ। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा।
तब बोलना शुरू करना है। सर सेविंग की बकेट तब भर गई जब आपने फैमिली प्रोटेक्शन कर लिया। क्या कर लिया? चाइल्ड वेलफेयर प्लानिंग कर ली, बच्चों के भविष्य की चिंता कर ली आपने, तो आपका। एंड थर्ड वन, आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली। ये तीन चीजें जब आप कर लेंगे तब आपकी सेविंग की बकेट कंप्लीट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल तीन काम कर लेना। कौन कौन से? फैमिली प्रोटेक्शन, दूसरा चाइल्ड वेलफेयर, तीसरा लोग करते हैं क्या? आपने एक साइंटिफिक तरीका बताया है। फिर क्या करना है सर? जब ये तीनों काम कर ले तब यहां आ जाना इन्वेस्टमेंट में। मतलब क्या? शेयर मार्केट, हेलो, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कुछ भी करना, पर ये करने के बाद धरती में पांव रखना, फिर आकाश में उड़ना, नो प्रॉब्लम। तो फैमिली प्रोटेक्शन में कौन से प्लान आएंगे? टर्म प्लान, या जो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। फिर चाइल्ड एजुकेशन में लक्ष्य वगैरह दे सकते हैं। एंड रिटायरमेंट की प्लानिंग आप जानते ही हैं। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आना, एंड आखिरी की बात बोल के मीटिंग को क्लोज कर देना। और उसके बाद बोल देना जी, यहां तक कि सब क्लियर है ना? अपने को उसको लाना है अल्टीमेटली इंश्योरेंस पे। तो सर ये बोलना कि सर यहां से शुरुआत कहां से करें इस सारी प्लानिंग की। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप फैमिली प्रोटेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो आप HLV आओ पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस बात को कंप्लीट करेंगे। HLV आप जानते हैं क्या होती है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV के बारे में जब बात करेंगे, सर हर आदमी की एक वैल्यू है। हर आदमी एक ATM कार्ड है अपने परिवार के लिए। वो जब जाता है तो दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला कौन सा? इमोशनल लॉस, एंड सेकंड फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस का कोई ही ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस का ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट मैं बताना चाहता हूं। HLV पहले समझ लीजिए क्या होती है सर। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है? जब वो आदमी जाता है तो परिवार को जो इनकम का लॉस होता है उसका नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो बताना है सर, फॉर एग्जांपल किसी आदमी की 1 लाख रुपया मंथली इनकम है, 1 लाख रुपया मंथली इनकम है, तो उसकी HLV कितनी हुई? फार्मूले के हिसाब से इसका 200 टाइम्स कितना हो गया? 2 करोड़ रुपया। फर्स्ट वन, ये 2 करोड़ रुपए का इसके पास कोई इंतजाम हो, बैंक में FDR हो, ओके। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर 2 करोड़ रुपए का वो इंश्योरेंस लेता है, अगर कुछ दुर्घटना परिवार में होती है तो इसका मिनिमम 6% गारंटेड तो कोई ना कोई दे ही देगा ना जी। 7 नहीं तो 6 तो मिल जाएगा ना कहीं से। जीवन शांति में 6 तो मिल ही रहा होगा ना अपना, नहीं मिल रहा? हाँ, अब बैंक को भूल जाओ, जीवन शांति में 6% तो गारंटी से जिंदगी भर मिलेगा ना उसको। जीवन शांति की बात कर लो तो कितना हो गया जी? 12 लाख। कितनी इनकम थी? 1 लाख। होगी कवर। अब वो ये कहेगा सर मेरे पास तो 2 करोड़ की पॉलिसी के पैसे नहीं है। सच में 1 लाख रुपए की इनकम वाला आदमी 2 करोड़ की पॉलिसी एंडोमेंट ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो क्या बताना सर, इंश्योरेंस में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। हमारे यहां 0.5% से लेकर या 0.25% से लेकर 0.25% से लेकर 5% के प्रीमियम के प्लान है। शब्द ध्यान से सुनना, कितने?
0.25% से लेके इंश्योरेंस में 5% तक के प्रोडक्ट हैं। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट बस, ये इनको बीच में अधूरा रह जाएगा मामला। 0.25% से लेके 5% तक के प्लान हैं, आप कोई भी चूज करो। अपने यहां 25 साल के लड़के को 0.25% में टर्म प्लान मिल जाएगा, समझ रहे हैं? 35 साल वाले को 0.35% में, 45 वाले को 0.45% में, 55 साल वाले को 0.5 में। ये प्रीमियम देख लेना। टर्म प्लान का मतलब ये नहीं है 80 साल का प्लान दो, पहले ये बात क्लियर कर लो आप लोग। जब तक उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है, जब तक वो कमा रहा है, तब तक का ही प्लान काउंट होता है। रिटायरमेंट की एज 60 है, उसके बाद तो इनकम कुछ नहीं है उसकी, तो काहे को प्लान दे रहे हो उसको यार? तो अगर आप चेक करेंगे, एक 25 साल के लड़के को आप 60 साल का प्लान देंगे, 60 उसकी 60 साल के तक का तो प्रीमियम इतना ही निकलेगा। चेक करके देख लेना, यस और नो। तो आपने बताना है कि सर ये प्लान जो आपने लेना है 0.25%, 0.35% ये प्रीमियम लगेगा, ले लीजिए। 2 करोड़ रुपए का 0.25% कितना हुआ? 50,000 रुपया। 1% 2 लाख, और 0.25% 1 करोड़ का 25,000, 2 करोड़ का। इस तरह से समझाओगे तो 25,000 का चेक दे देगा कि नहीं दे देगा? बोलो भाई, कैसे ना कैसे कोई समझाता है इस तरह से किसी को? आपने कुछ बोला क्या? बस ये बात करनी है लोगों से, फिर सामने से सवाल आएंगे अपने आप ही। बस ये जब आप कर लेंगे, इतनी सी बात करना, हाउ टू ओपन ए मीटिंग। मैंने आपको क्लोज कर रहा हूं सब्जेक्ट को, आज के सब्जेक्ट को। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। मैं पहले आपने एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, 5 सेगमेंट मैंने बताए, वो क्लियर हो गए होंगे आपको। सेकंड स्टेप, एक कॉपी लगानी है जिसमें 100 से लेके 1 नंबर तक के आपने मार्किंग कर देनी है। स्टेप नंबर 3, चिट्ठियां भेजनी है सबको, अलग अलग तरह की। मैंने आपको चिट्ठियों का मैटर बता दिया, लेटर भेजने हैं। स्टेप नंबर 4, 3 मीटिंग। मैंने आपको 35 वर्किंग डे की बात की है, 35 वर्किंग डे, 3 मीटिंग डेली करके उनका रिकॉर्ड नोट करना शुरू करना है। और मीटिंग में जाके जो मैंने हाउ टू ओपन ए मीटिंग ये टूल बताया है, इस टूल को जाके लोगों से डिस्कस करना है। और मुझे ये बताओ, ये सब अगर कोई ईमानदारी से कर लेगा तो क्या हो सकता है? एमडीआरटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? 1 महीने में एमडीआरटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? करते क्यों नहीं? इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है ना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, आपके आशीर्वाद के रूप में आज का हमें वक्तव्य आपका मिला। आज की क्लास बड़ी शानदार रही। कैसा रहा आज का सेशन, जरा मेरे को बताएं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां मेरे कहने से बजाइए राजेश भाई के। दोस्तों, ये एफपीआरटी हमेशा कुछ ना कुछ हमारा एजेंट्स की लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस की लाइफ में कुछ ना कुछ करती रहती है, और हम चाहते हैं ये हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। आपने यूट्यूब पर जो भी देखते हैं हम दोस्त, जो आज क्या नाम बताया था आपने? आशीष, अमर बिष्ट जी। अमर बिष्ट जी, आप रेगुलर आइए, आपसे भी हम लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये आनंदा पे एमडीआरटी की है, सिर्फ आनंदा पे एमडीआरटी की है। अमर, वेल डन। और आप फिजिकल सेशन की अपनी अलग वैल्यू होती है। अब हम में कोई ऐसा नहीं है, हम छुपा के नहीं रखना चाहते, हमने यूट्यूब पे सब कुछ डाला हुआ, ये सेशन भी चला जाएगा। क्योंकि कुछ लोग हमारे मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, विशाखापट्टनम से, पता नहीं कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को फिजिकल आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के मैं चाहता हूँ, यदि आप फिजिकल आते हैं तो आपको अलग से एक एनर्जी भी महसूस होती है इस सेशन की, जो कि यूट्यूब पर एनर्जी महसूस नहीं होती। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, क्वेरी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज हमारे अतुल भाई नहीं है, तो आपके लिए भी हम उपहार तो दे नहीं पाएंगे, आपका तो वो आभार। ठीक है ना। 1 मिनट में प्रार्थना करूंगा। अतुल भाई जी के फादर ठीक नहीं है, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, एज थी उनके यहाँ भी, पिछले हफ्ते शादी भी थी, तो उसमें थोड़ा सा बिजी भी रहे,
तो 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम राष्ट्रगान के लिए करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए अतुल भाई के फादर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की।